हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में। लिटरेरी मूवमेंट्स की डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को देखेंगे। देन काफी सारे जो लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं इंग्लिश एरा के अंदर रहे हैं उनके बारे में हम लोग जो है एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो कैंडिडेट्स यूजीसी नेट एग्जाम्स की, सेट और स्लेट एग्जाम्स की, गेट एग्जाम की, टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर अपने स्टेट लेवल के इंग्लिश टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, पहले हम लोग सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिटरेरी मूवमेंट्स। देन एक एक करके हम लोग जो लिटरेरी मूवमेंट्स है जैसे ब्लूम्सबेरी ग्रुप, कैविलियर पोइट्स, किट कैट क्लब, मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स, ट्रांसजेंडरल मूवमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी विट्स, इनको हम लोग जो है एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट्स क्या है। यानी अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखा जाए, आपने काफी बार जो है लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज लिटरेरी मूवमेंट्स। तो लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर अगर आपको देखा जाए कि लिटरेरी मूवमेंट्स जो है एक तरह का हमारे सामने एक लिटरेचर को डिवाइड करने का, सो इट्स अ वे टू डिवाइड द लिटरेचर इनटू कैटेगरीज और द सब कैटेगरीज इन द प्रोसेस ऑफ फिलोसफिकल, टॉपिकल और एस्टिकल फीचर। तो यहां पर क्या है कि किसी भी जब भी हम लोग लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग जो है लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर डिफरेंट एरा को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लिटरेरी मूवमेंट्स की अपनी टाइमलाइन होती है, उसका अपना एक एरा होता है, उसका एक अपना पीरियड होता है। और इस पीरियड में इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने उस पर्टिकुलर लिटरेरी एक पर्टिकुलर एक फिलॉसफी पर वर्क किया। वो फिलॉसफी जो है उनकी पर्टिकुलर किसी फिलॉसफी से अट्रैक्ट होकर उन्होंने ऐसा किया, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उन्होंने वर्क किया। इसी तरह के लिटरेरी मूवमेंट्स के अपने खुद के फीचर होते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें लिटरेरी मूवमेंट्स की, तो लिटरेरी मूवमेंट्स जो है लिटरेचर को डिवाइड करता है इनटू द कैटेगरी और द सब कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिलॉसफी और द टॉपिक और द फीचर। अब इसके अंदर आती है बात कि जो लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जाती है उन पर्टिकुलर पोइट्स के द्वारा, ड्रामेटिस्ट के द्वारा या नॉवलिस्ट के द्वारा, वो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है वो लगभग सेम टाइप की होती है। और यहां पर हम लोग जो है उनके लिटरेरी वर्क को आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं, उनमें उनकी जो फिलॉसफी होती है जिसमें उन्होंने वर्क किया है, ये जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो जो ऑथर जो है सिमिलर आइडिया जिनके पास होते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो वो जो है उस लिटरेरी मूवमेंट्स के पार्ट बनते हैं। वो कैसे बनते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो जो ऑथर अपनी तरह से एक तरह से काफी ग्रुप ऑफ ऑथर जो है सिमिलर आइडिया रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, तो उनको जो है हम लोग जो है लिटरेरी मूवमेंट्स का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा ये जो ऑथर होते हैं, दे हैव द कॉमन स्टाइल ऑफ राइटिंग, दे हैव द same kind of content, they are based they totally influence on the same type of philosophy and also the sociological concern and their art and culture, उनका जो टेस्ट होता है वो भी जो होता है वो सिमिलर होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए कि वो जो ऑथर हैं उनका जो स्टाइल है लिखने का, उनका जो कंटेंट है, इवन जो उनकी फिलॉसफी है, क्योंकि देखिए फिलॉसफी मतलब आप मान सकते हो यहां पे जो उनका थीम होता है जिस पे वो लिखते हैं, इवन जो उनके आर्ट, कल्चर और सोशोलॉजिकल कंसर्न के जो टेस्ट है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो यहां पर जो उन ऑथर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा इन लिटरेरी मूवमेंट्स की जो डेट होती है, पीरियड होती है, ये भी जो है लगभग सा फिक्स होता है, बट कहीं कहीं पर इनका जो टाइम लाइन है वो डिबेटेबल होती है ना। तो यहां पर जो है काफी सारी बार ऐसा देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर मूवमेंट्स की जो डेट है उस पर काफी तरह का डिबेट होता है। तो वो जो डिबेट है वो आपको लिटरेरी मूवमेंट्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लिटरेरी मूवमेंट्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो होगा ब्लूम्सबेरी ग्रुप, कैविलियर पोइट, किट कैट क्लब,
मेटाफिजिकल पोइट, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ट्रांसडेंटल मूवमेंट्स, यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप को पढ़ते हैं। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप के ऊपर हम लोग जो है एक सेपरेट वीडियो आपके सामने लेके आ चुके हैं, तो अगर वो भी आपको देखना है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा ये जितनी भी हम लोग क्लास आपके सामने ले रहे हैं उन सभी की पीपीटीज को हमें पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको। तो सबसे पहले ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप एक तरह का इनफॉर्मल नेटवर्क था जिसके अंदर काफी सारे इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट और आर्ट क्रिटिक्स और इकोनॉमिस्ट और राइटर का एक इनफॉर्मल नेटवर्क था जो समय समय पर लंदन में मिलते थे। तो यहां पर जितने भी मतलब एक तरह से जो इंटेलेक्चुअल हैं, आर्टिस्ट हैं, क्रिटिक्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और राइटर हैं, ये सारे के सारे जो थे वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन में जो ब्लूम्सबरी के नाम से जो है फेमस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे जो आर्टिस्ट थे, क्रिटिक्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लंदन में ब्लूम्सबरी जगह पर मिलते थे और इसी वजह से जो है इनका नाम जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है पड़ा था। अब इसके अंदर जो ये लोग थे सारे के सारे, ये पर्टिकुलर एक स्ट्राटा फैमिली, मतलब इनका जो सोसाइटी के अंदर जो है अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनका जो इन्फ्लुएंस था, उनका जो एटीट्यूड था सोसाइटी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा वाइड था, ब्रॉड था। और यहाँ पर इस वजह से इनके जो ब्लूम्सबरी में जो डिस्कशन होता था वो पर्टिकुलर किसी फेमिनिज्म्स के बारे में, पैसिफिज्म के बारे में, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्सुअलिटी को लेकर जो है ये काफ़ी जो थे ओपन थे। तो इस वजह से इनकी जो आपको ये सारी जो इनकी जो फिलॉसफी है इनके ऐसे में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि वो जो जनरली ये सारे लोग थे ये 1907 से लेकर 1930 में रेगुलरली मिलते थे। तो ये जो है ये 1907 से 1930 का जो टाइमलाइन है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप का अपना पर्टिकुलर टाइमलाइन है। और यहाँ पर जितने भी जो ये इनफॉर्मल नेटवर्क था इन लोगों का, ये बहुत तरह के अपना ये सभी लोग भी जो आपस में फ्रेंड्स थे, इवन रिलेटिव्स भी थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और या फिर किंग्स कॉलेज लंदन से जो था वो जो थे पास आउट हुए थे, मतलब उन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली थी। तो जितने भी जो मैन थे इस ग्रुप के, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, और या फिर जो लेडी थी, जो वुमेन थी, वो किंग्स कॉलेज लंदन से जो थी उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी। तो ये कुल मिलाकर सभी लोग जो थे आपस में फ्रेंड्स, रिलेटिव का एक जो था इनफॉर्मल ग्रुप था। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लंदन के ब्लूम्सबरी जो जगह थी वहाँ के ही उसी एरिया में आपस में नेबरहुड में रहते थे और वहीं पर ये लोग जो थे वर्क करते थे, स्टडी करते थे और रिसाइड थे, यानी वहाँ पे ही जो है वो रहते थे। तो ब्लूम्सबरी जो जगह है वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पर जितने भी जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो रहते हैं और यहीं पर जो है उन्होंने अपना जो है उनका भी जो ठिकाना था, जो रहना था उनका, वो भी जो है इसी एरिया से आसपास था। इसके अलावा ये सभी लोग जो थे एक पर्टिकुलर आइडियाज को शेयर करते थे, एक दूसरे के वर्क को सपोर्ट करते थे उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज के अंदर। इवन इनमें जो आपस में जो फ्रेंडशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, है ना। वो आपको इस फिलॉसफी जो ब्लूम्सबरी ग्रुप के इवन जितने भी जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उनके वर्क को आप क्रिएटिव राइटिंग में देखेंगे, ऐसे में देखेंगे तो जो है देखने को ऐसा मिलता है। इसके अलावा ये अपने आइडियाज आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे जब भी इनकी मीटिंग होती थी, और साथ में किसी भी तरह की क्रिएटिव राइटिंग को लिखने के पर्पज से ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे, इनकरेजमेंट करते थे। इसी वजह से इनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। एक तरह से कह सकते हैं ये सारे लोग थे एक ही तरह के टेस्ट को, एक ही तरह की सोसाइटी को, या एक ही तरह की क्रिएटिव राइटिंग में जो है आपस में बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट एक दूसरे को देते थे। और सारे के सारे जितने भी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कुल मिलाकर ये रिच फैमिली से जो थे ये बिलोंग करते थे। इसलिए जो रिच फैमिली के जो लोग हैं भाई, उन लोगों को उतना
फर्क नहीं पड़ता है कि डेली वर्क पे जाएं, क्योंकि इनका वर्क जो था वो क्रिएटिव राइटिंग में था, इसलिए जो है ऑलरेडी वो सारा जो टास्क था, अपने वर्क जो था, टाइम था, अपने वर्क पे ही डिपेंड करते थे, रहते थे। इसके अलावा उनका जो एक सोच थी, वो सोच जो थी वो पर्टिकुलर फ्रीडम को लेकर थी, उनकी अपनी बिलीफ को लेकर थी, और वो जो थे किसी भी तरह के अपनी लाइफ स्टाइल में दूसरों का दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी फ्रीडम, they are very independent in their own belief and also their way of living their life. Okay, now अब इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा लिबरल थे पॉलिटिक्स में, मतलब ये आपको उनकी राइटिंग में देखने जाएगा। इसके अलावा जो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, अब देखिए इसके अंदर लिटरेरी ग्रुप के भी लोग थे, इसमें आर्टिस्ट भी थे, इसमें इकोनॉमिस्ट भी थे, और ये सभी लोग जो थे मिलकर जो है एक तरह का ब्लूम्सबरी ग्रुप उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर आपको सभी टेस्ट के लोग, इवन इकोनॉमिस्ट, आर्ट क्रिटिक्स, जैसा कि आपको मैंने बताया, इनका जो क्रिएटिव राइटिंग थी और लिटरेरी ग्रुप के लोग थे, वो सब जो मिलकर ब्लूम्सबरी ग्रुप को उन्होंने बनाया था। अब ब्लूम्सबरी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो कौन कौन है, जरा मैं आपको बता देता हूं। वो हैं वेनेजा बेल, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, जॉफ्री केंस, लॉयटन स्ट्राची, डंकन ग्रैंड, E.M. फॉस्टर, क्लाइव बेल, रॉजर फ्राई एंड डेविड गार्नेट। तो ये सारे जो थे उनके ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स थे। कभी भी आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर हैं, कौन से नहीं हैं, इसलिए प्लीज इस टॉप पॉइंट को जरा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे मेंबर जो थे ब्लूम्सबरी मेंबर थे। अब नेक्स्ट हमारे सामने आता है कैविलियर पोइट्स। तो कैविलियर पोइट्स के, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लूम्सबरी ग्रुप पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है हम लोगों ने, उसी तरह से कैविलियर पोइट्स पे भी हम लोगों ने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आते हैं कैविलियर पोइट्स के बारे में। तो कैविलियर पोइट्स जो है ये एक तरह का इंग्लिश पोइट्स का एक अपना थिंकिंग थी, और थिंकिंग को फिलॉसफी में हम लोग स्कूल्स कहते हैं। तो स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट जो कि 17th सेंचुरी में जो था एग्जिस्ट करता है, तो उसका टाइमलाइन जो है 17th सेंचुरी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कैविलियर पोइट्स जो थे ये एक तरह के, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में सपोर्ट किया था। अब कभी कोई आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश सिविल वॉर कब हुआ था, इंग्लिश सिविल वॉर जो था 1642 से लेकर 1651 तक रहा था। तो इंग्लिश सिविल वॉर में इन्होंने, इन सभी कैविलियर पोइट्स ने किंग चार्ल्स को बहुत सपोर्ट किया था, उसके एक तरह से काफी ज्यादा ये प्रशंसक थे। तो दे सारे जितने भी ये ग्रुप थे, मतलब जितने भी पोइट्स थे, कैविलियर पोइट्स थे, उन्होंने अपने आप को असेंबल करके किंग के साथ और उसकी सर्विस के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई किंग चार्ल्स फर्स्ट क्यों अच्छे हैं। इसी वजह से इनको जो है कैविलियर पोइट्स के नाम से जाना जाता है। अब कैविलियर पोइट्स जो थे ये किसी भी तरह के जो सोसाइटी में जो इश्यूज होते हैं एक जनरल पर्सन के, जैसे रिलीजन को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, आर्ट्स को लेकर, वो किसी भी तरह की इस तरह के इश्यूज को कभी भी नहीं उठाते थे। सो दे डिड नॉट टैकल, मींस दे डोंट हाईलाइट द religion, philosophy and arts in his or her work. Okay, now कैविलियर पोइट्स जो थे सारे के सारे कोर्टियर थे। कोर्टियर मतलब ये किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो कोर्ट है, मतलब वहां पे जो उसका जो कोर्ट होता था उस समय, जो उनका एक दरबार लगता था, तो उसी दरबार के ये मेंबर हुआ करते हैं। ओके, तो इसके अलावा इनकी जो पोइट्री का जो टेस्ट था वो बड़ा ट्रेडिशनल पोइट्री होती थी उस समय। तो उसी तरह की ट्रेडिशनल पोइट्री जो थी उनका सब्जेक्ट मैटर था, उसी के बारे में ये अधिक से अधिक लिखते थे। और ये जो अपनी पोइट्री के अंदर मैक्सिमम काइंड जो जिन चीज़ों को एक तरह से महसूस करते थे, जॉय के बारे में या फिर किसी भी तरह की पर्टिकुलर सेलिब्रिटी थिंग हुआ करती थी, जो कि उन समय के जो, जैसा कि उस समय की पोएम हुआ करती थी कि जहाँ पे एकदम इंस्टेंट जॉय, इंस्टेंट सेलिब्रिटी थिंग, ग्रेटिफिकेशन जो कि पोएम में देखने को मिलता है, उस तरह की जो ट्रेडिशनल पोएम थी, उस तरह की जो कि इनके समय में लोग करते थे, उसी तरह की जो पोएम थी ये करते थे। जैसे कि किस तरह से आप अपने आप को अधिक से अधिक खुश रख सकते हैं। उस समय की जो और भी बहुत सारी किंग्स के समय में जो वो सेलिब्रेट किया करते थे किंग्स जो थे, उसके बारे में जो है अधिक से अधिक जो है कैविलियर पोइट्स जो है वो लिखते थे। अब इनका जो थीम था वो अपर क्लास के लोगों के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जो है लोगों को बताना था। और इस तरह का जो कल्चर था वो प्री कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में जो था एग्जिस्ट था उस समय के
उस समय के बारे में जो है बहुत ज्यादा इस वजह से लिखते थे। तो इसमें इनकी जो पोइट्स के अंदर, इनकी पोइट्री के अंदर आपको क्या मिलेगा, खास तौर से ब्यूटी, लव, फेथफुलनेस और बहुत तरह के विट, डायरेक्टनेस। तो जनरली जो था इनकी पोइट्री जो थी फिनिश हुआ करती थी, फिनिश मतलब कंप्लीट पोइट्री हुआ करती थी। और उस समय के जो किंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे ब्यूटी, लव, फेथफुलनेस, इस तरह की बातों को वो अपनी पोइट्री के अंदर जगह देते थे। तो कैविलियर पोइट्स जो थे, खास तौर से जैसे बेन जॉनसन और जॉन डोन जो थे, वो भी जो थे पोइट्स थे। तो उनके बारे में इन कैविलियर पोइट्स ने काफी ज्यादा अपना, एक तरह से बोल सकते हैं कि हमें उन्हें बहुत होमेज दिया था, बहुत आदर सम्मान दिया था अपनी पोएम्स के साथ, क्योंकि बेन जॉनसन और जॉन डोन जो थे ये काफी जो है फेमस थे उस समय के इंग्लिश पोइट्स के अंदर आता था इनका नाम। अब कैविलियर पोइट्स कौन कौन थे, जिसमें रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू एंड सर जॉन सकलिंग, ये जो थे वो कैविलियर पोइट्स के अंदर आते थे। इनका नाम आप प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है किट कैट क्लब। अब किट कैट क्लब में कहीं कहीं स्पेलिंग जो है कैट की वो KAT भी है, बट आपको बहुत सी जगह पर CAT किट कैट क्लब इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए किट कैट क्लब के बारे में देखते हैं। तो किट कैट क्लब जो था 18वीं सेंचुरी का एक क्लब था जो कि लंदन में था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और लिटरेरी एसोसिएशन से एक तरह से लोग इसमें आपस में शामिल थे। यानी एक तरह का किट कैट क्लब जो था ये भी ग्रुप था, और ये ग्रुप भी जो था लंदन में था 18वीं सेंचुरी के आसपास, और जिसमें लोग जो थे काफी स्ट्रांगली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे, और काफी सारे थे, काफी मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस था वो पॉलिटिक्स से ही नहीं बल्कि लिटरेरी मूवमेंट जो था उनका, जो लिटरेरी से रिलेटेड काफी जो लोग थे वो भी थे। तो यहाँ पर राइटर्स, ऑथर्स और पॉलिटिकल लीडर्स काफी उन लोगों को मिलकर जो है किट कैट क्लब बना था। तो इसमें जितने भी मेंबर थे वो विग पॉलिटिशियन थे, आर्टिस्ट थे और राइटर थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये जो थे किट कैट क्लब जो था एक्टिव था 1700 से लेकर 1720 तक, ये बहुत लोग एक्टिव थे। और इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर लगभग 40 मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 40 मेंबर्स थे। तो एक तरह का ये भी जो था एक इनफॉर्मल ग्रुप था किट कैट क्लब। अब इसमें किट कैट क्लब में जो उनका ऑब्जेक्टिव थे, जरा उनको देख लेते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव था कि लिमिटेड मोनार्की हो, मतलब जो उस समय की जो किंग्स, क्योंकि उस समय भी किंग्स और क्वीन का जमाना था, तो वो चाहते थे कि मैक्सिमम जितने भी सोसाइटी के अंदर वर्क हो वो पार्लियामेंट के थ्रू हो। यानी उसमें किंग्स का या क्वीन का किसी भी तरह का मोनार्की का जो वर्क है वो उतना शामिल ना हो, वो केवल रहें, राजा रानी वहां पर रहें, बट उनका काम केवल उस पर उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर तक हो। मैक्सिमम जो वर्क हो वो पार्लियामेंट जो है अपनी तरीके से लोगों के लिए काम करे। तो काफी लिबरल थे ये लोग। फ्रांस के बारे में, यानी फ्रांस से बहुत रेसिस्ट करते थे, क्योंकि फ्रांस में और इंग्लैंड के बीच में, यानी इंग्लैंड में आपस में काफी रेवलरी है, तो फ्रांस से बहुत ज्यादा ये दुश्मनी रखते थे। इसके अलावा ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था उस समय जब हुआ था, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इसलिए हुआ था कि किसी तरह से उस समय की जो किंग थे उनको उनके पद से हटाया जाए। तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को जो था ये काफी जो है, काफी हद तक जो है उसको मतलब सपोर्ट करते थे। ओके, अब इसमें कुछ किट कैट क्लब के मेंबर है। देखो 40 मेंबर्स का नाम तो लिखना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ लोगों के नाम लिख दिए, जिसमें विलियम कॉनग्रेव, जॉन लॉके, सर जॉन वैनब्रग, जोसेफ एडिसन, ड्यूक ऑफ सोमरसेट, द अर्ल ऑफ स्टैनफोर्ड, अब्राहम स्टैनियम और सर रॉबर्ट वेलपुल। तो ये कुछ किट कैट क्लब के मेंबर हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में। तो देखिए मेटाफिजिकल पोइट्स को भी मैंने एक लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में बनाया है आप लोगों के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको चेक कर लीजिएगा। ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है, ये सैमुअल जॉनसन जो कि एक पोइट थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म था ये उन्होंने क्रिएट किया था। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट जो है 17वीं सेंचुरी का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें इंग्लिश के जो लिरिक्स राइटर थे उस समय के, उनका ये ग्रुप था मेटाफिजिकल पोइट्स। तो यहां पर आपको जो काफी सारी जो बातें हैं, जैसे लव, रिलीजन्स के बारे में काफी इनकी पोएम्स में देखने को मिलेगा। तो उस समय के जो सोसाइटी के जो एक तरह से बोला जाए उस समय जो टॉपिक्स हुआ करते हैं
उनके बारे में इन्होंने बहुत लिखा था। तो जैसे काफी सारे इन्होंने लव रिलीजन्स के बारे में गेस करते हुए, स्पेकुलेट करते हुए काफी चीजों को अपनी पोएम्स के अंदर जो है वो स्थान दिया था इन मेटाफिजिकल पोइट्स ने। तो मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे एक तरह की जो थॉट प्रोवोकिंग और फनी जो राइटिंग हुआ करती है, यानी एक तरह से आप इनको सटायर के नाम पे रख सकते हैं कि जो उस समय की जो पोएम्स थी तो उसमें जो फन, जो कॉमेडी जो थी इन मेटाफिजिकल पोइट्स की पोएम में देखने को मिलती है। इसके अलावा इनमें इन्होंने काफी जो सीरियस मैटर होते थे रिलीजन्स के या फिर सोसाइटी के, उनको बहुत विटी फॉर्म के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमरस फॉर्म में इन्होंने उन चीजों को लिखा वहां पर। इसके अलावा ये जो अदर टाइप ऑफ पोइट्री थी ये उनसे बहुत ज्यादा अलग थे, मतलब उस समय की जो ट्रेडिशनल पोइट्री थी उनसे बहुत अलग थे उनके, क्योंकि इनकी पोएम्स के अंदर आपको विट, रिलीजियस मैटर, क्योंकि उस समय की जो पोएम थी वो खास तौर से किंग्स के सपोर्ट के लिए लिखी जाती थी, बट इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स ने अपना जो दायरा था वो उसको और वाइड किया। उन्होंने बहुत सारे जो सीरियस मैटर थे उन सीरियस मैटर को बहुत अच्छी तरीके से, सीरियस ना होकर इवन विटी फॉर्म के अंदर ह्यूमरस फॉर्म में उनको लिखा। इसके अलावा उनकी जो पोएम्स की जो क्वालिटी थी सभी की इस जेनरा की वो लगभग सेम थी, और ये जो पोइट्स थे वो किसी भी तरह से किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से इन्फ्लुएंस नहीं थे। ये इनके ऊपर किसी का एक तरह से डिपेंडेंसी नहीं थी, ये इनके ऊपर किसी का दारोमदार नहीं था। ये एकदम इंडिपेंडेंट होकर अपनी पोएम्स को लिखते थे, क्योंकि दे डोंट सपोर्ट द किंग्स also, and also they don't support their work also, so they are very quite independent in their thinking। और इसके अलावा उस समय की जो कॉम्प्लेक्स आइडिया थे, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलीजन से लेकर या फिर उस समय की सोसाइटी में और भी जो एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया थे, उनके बारे में इन्होंने काफी अपनी मतलब उनको इमेजिन करते हुए उनको काफी जो है एक हाईली इंटेलेक्चुअल वे में उन्होंने लिखा मेटाफिजिकल पोइट्स ने। और मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो कौन कौन थे? जॉन डॉन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशू, हेनरी वॉन, अब्राहम कॉले एंड जॉन क्लीवलैंड। ये कुछ तो है मेटाफिजिकल पोइट्स थे, जिसमें एक और एडवर्ड बेनलॉस। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्स थे। तो प्लीज इनके जो मैं सबके एंड में इनके जो पोइट्स के ग्रुप के मेंबर के नाम लिखवा रहा हूं ना, आप प्लीज इनको नोट करते हुए जाइएगा। कैंडिडेट्स, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रेजेंट की जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट कोर्स, सेट एग्जाम्स के कोर्स है, टीजीटी पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआर, एनवीएस के कोर्सेज हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स हैं, इवन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स हैं। तो इन कोर्सेज में हमसे जानने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें आप जो हमारा ईमेल आईडी अवेलेबल है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जो है उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है आपको इस कोर्सेज के बारे में आपको बता देंगे। तो इन कोर्सेज के बारे में इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था ये 19th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ये मूवमेंट निकला था, और इसका जो एक तरह से स्लोगन था कि जो इंग्लैंड में जो चर्च था या फिर उसकी जो कैथोलिक टीचिंग थी वो धीरे धीरे उनको लग रहा था कि कम होती जा रही है, तो उन्होंने कैथोलिक टीचिंग को और इंग्लैंड ऑफ चर्च की जो प्रैक्टिस थी, टीचिंग थी, उसको अधिक से अधिक एक तरह से उसे प्रभावशाली बनाने के लिए इन लोगों ने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट बनाया। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, इसका मूवमेंट का नाम ऑक्सफोर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि जितने भी लोग थे ये कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे या फिर वहां पे एज अ फैकल्टी ज्वाइन थे, तो इसलिए इस ग्रुप को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनका मानना था क्योंकि उस समय की जो सोसाइटी थी तो धीरे धीरे चर्च की जो पकड़ थी इंग्लैंड पर वो कमजोर होती जा रही थी। तो क्योंकि ये जो लोग थे वो बहुत कंजर्वेटिव थे, तो ये जो कंजर्वेटिज्म के जो ग्रुप थे इन्होंने लगा कि अगर हमें इंग्लैंड को एक तरह से अपने ट्रेडिशनल वे में उसको स्ट्रांग रखना है तो कहीं ना कहीं हमें चर्च की टीचिंग को या फिर कैथोलिक टीचिंग को जो है लोगों तक दोबारा से पहुंचाना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इस वजह से ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रहा। और ये जो मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसको हम लोग जो है
ट्रैक्टरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ट्रैक्टरिज्म। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का फिलॉसफी का जो नाम है इससे हम लोग जो है ट्रैक्टरिज्म जो है ये वर्ड है। इसके अलावा ये जो मूवमेंट था ये 1830s में उस समय के जो एंग्लिकन क्लर्जीमैन जो थे, मतलब वहां उस समय क्योंकि क्लर्जीमैन जो थे वो चर्च में काम करते हैं, तो उन्होंने इस मूवमेंट्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, इसलिए जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जितने भी जो लोग जो थे उनसे जो प्रेरित थे, उनका ये मानना था कि हमें दोबारा से अपना पुराना समय लाने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशन देखिए जब भी सोसाइटी चेंज होती है ना तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो उस ग्रुप को मानने वाले जो कि चेंजेस को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चेंज को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये वो लोग थे जो उस समय की जो इंग्लैंड की सोसाइटी में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लोगों के ऊपर जो है काफी प्रहार हो रहा था। इसलिए उन्होंने दोबारा से इंग्लैंड को दोबारा से अपनी जगह पर आने के लिए ये लोग चाहते थे कि दोबारा से जो है हम लोग जो है एंशिएंट टाइम में चले जाएं, पुराने समय में चले जाएं। मतलब कुल मिला के ऐसी टीचिंग को उन्होंने बताया जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए तब भी चेंज होता है, कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चेंजेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका खुद का जो है उसमें अपने खुद के इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनका खुद का अपना लाभ होता है कि चेंज ना हो। तो इन्होंने दोबारा से चर्च की जो यूनिवर्सल चर्च, क्योंकि उस समय चर्च भी जो था वो सबके अंदर, मतलब चर्च के अंदर जाने का भी जो अधिकार था वो सब लोगों में नहीं था। तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए चर्च खुल गए हैं, ये जो है बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लेवल में इनकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ रहा था। तो इनका मानना था कि जिस तरह से यूनिवर्सल चर्च या फिर जो नेशनलिज्म का जो सपोर्ट होना चाहिए उसको हम लोग तभी पा सकते हैं जब हम लोग पुराने समय में पहुंच जाए। तो इसलिए उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड टू बी फ्री फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी, देखिए क्योंकि उस समय चर्च जो था वो स्टेट के अंदर आ गया था, स्टेट मतलब पार्लियामेंट के अंदर आ गया था, क्योंकि चर्च पहले एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी। धीरे धीरे वहां की पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो गई तो उन्होंने स्टेट ने चर्च को अपने अंदर रख लिया। तो कहीं ना कहीं जो पोप था अपने वर्क को प्रॉपरली फ्रीली वर्क नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने उस समय की जो डॉक्ट्रिन थी, जो इसके डिसिप्लिन थे, उसकी टीचिंग थी, उनको जो था चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए स्टेट अथॉरिटी से। इसलिए जो था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो था ये ज्यादा अधिक सपोर्ट था। इसलिए जो इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो मानने वाले लोग थे वो कौन कौन थे, जरा उनके नाम भी देख लेते हैं। जिसमें जॉन केबल जो कि 1792 से 1866 तक ये रहे। इसके अलावा जॉन हेनरी न्यूमैन 1801 से लेकर 1890 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब इनकी डेथ जो है 1890 में हुई। एडवर्ड पोसी 1800 से लेकर 1882 तक। ओके, तो ये कुछ लोग थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसडेंटल मूवमेंट। अब एक ट्रांसडेंटल मूवमेंट का मतलब होता है जब भी कोई चेंज होता है दोबारा से। ट्रांसडेंटल मूवमेंट क्या है चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रांसडेंटल मूवमेंट जो है एक तरह का फिलोसफिकल मूवमेंट था जो कि ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में 1820s में और 1830s में स्टार्ट हुआ। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी ये अभी तक जितने भी हम लोग मूवमेंट्स पढ़ रहे थे वो सारे इंग्लैंड से रिलेटेड थे। ये ऐसा मूवमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसका मोर फोकस था इंडिविजुअल के ऊपर। यानी कहीं ना कहीं इनको ये लगता था इन लोगों को कि इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है ना वो इंस्टीट्यूशन की है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं उन सभी इंडिविजुअल्स को आपस में कहीं ना कहीं मतलब असेंबल करने के लिए इंस्टीट्यूशन का काफी ज्यादा जो है दारोमदार हो गया इंडिविजुअल का। तो ये वो लोग थे जो इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल का अपना खुद की यूटिलिटी, यानी उसका खुद का अपना वजूद, उसके ऊपर जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट वाले लोग बहुत लिखते थे। और इनका ये मानना था कि अगर हमें सोसाइटी के अंदर वर्क करते हुए जाना है, उसे प्रोग्रेस करते हुए जाना है, तो हमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को करप्शन से उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मानना था कि जब भी हम लोग जो है किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट होते हैं तो हम लोग जो हैं, मतलब उस समय के लोग जो हैं वो करप्शन से ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं। तो अगर हमें इंस्टीट्यूशन का अधिक से अधिक जो है लोगों पे सपोर्ट नहीं रहेगा, मतलब इंडिविजुअल अगर अपनी खुद की थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोच पाएगा, देखिए वो इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, वो चर्च हो सकता है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इवन जो स्टेट अथॉरिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि स्टेट की अपनी खुद की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी हो गई है इंडिविजुअल की फ्रीडम पर, और कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो कहीं ना कहीं हट गई है। तो इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल की जो सोसाइटी थी
उनके जो फ्री मूवमेंट्स थे उनके बारे में काफ़ी लिखा। तो ट्रांसजेंडर मूवमेंट्स का जो अपना स्लोगन था, यूनिट यानी अपनी खुद की यूनिटी, यूनिटरिज्म्स को यानी खुद की यूनिटी, इंडिविजुअल की यूनिटी के लिए इन्होंने काफ़ी लिखा। इसके अलावा जो एक ट्रांसजेंडर क्लब था जो कि फाउंड किया गया था 12 सितंबर 1836 के अंदर, जो कि ट्रांसजेंडर मूवमेंट को मतलब अब ये जो ट्रांसजेंडल जो ग्रुप थे उनके जो मानने वाले लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा मानते थे कि इंडिविजुअल की अपनी खुद की पावर होनी चाहिए, उसकी अपनी खुद की फ्रीडम होनी चाहिए, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसको दबाने की कोशिश करता है इंडिविजुअल को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो लोग थे उनको हम लोग जो है ट्रांसजेंडलिस्ट कहते हैं। और मतलब उस समय क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो इंडिविजुअल का अपना जो वजूद है, उसकी जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं ये जो है यूएसए से आया है, और इसी वजह से इन लोगों को मानने वाले जो लोग थे उनका मानना था कि अपनी खुद की, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए। तो इसी पर्सनल फ्रीडम को मानने वाले लोग जो थे उस समय के जो 19th सेंचुरी में जो यूएस में थे, उनको हम लोग जो है ट्रांसजेंडर मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, और उनको हम लोग जो है ट्रांसजेंडलिस्ट जो है नाम से जानते हैं। और इसके जो लोग थे, इन मूवमेंट के जो लोग थे, मेंबर थे, वो थे राल्फ वाल्डो इमर्सन, फ्रेडरिक हेनरी हेज, ऑरेस्टस ब्राउनसन, थियोडर पार्कर, देन हेनरी डेविड थियोरो जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने, देन सोफिया रेपले एंड मार्गरेट फुलर। तो ये जो थे ट्रांसजेंडर मूवमेंट के मेंबर हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अपने यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है हम लोगों ने, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर नहीं भी देखेंगे कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में हम लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट उसका स्टडी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये जो वर्ड है यूनिवर्सिटी अलग है, विट्स अलग है, और यूनिवर्सिटी मतलब ऐसे लोग, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप है एक तरह का फिर से इनफॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे, जो ऑथर हुआ करते थे, जो पोइट हुआ करते थे, उनके पास कोई किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, तो वो कभी कॉलेज में नहीं गए। बट ये जो लोग हैं ये कॉलेज में भी गए थे, वहां पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। तो ये ऐसे लोग थे जो कि स्कॉलर थे। तो जो विट यहाँ पे टर्म है वो स्कॉलर से रिलेटेड है। द टर्म विट रेफर्स टू द स्कॉलर एंड ऑल दो स्कॉलर वो स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी, मे बी इन द ऑक्सफोर्ड, मे बी द कैम्ब्रिज। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टर्म जो है जॉर्ज सेंट्सब्यूरी ने 19th सेंचुरी में, उन्होंने, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट थे, खुद ऑथर थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को कॉइन किया था। उनका नाम है जॉर्ज सेंट्सब्यूरी। अब इसमें यूनिवर्सिटी विट्स में जो लोग थे वो 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। मतलब इनका जो ग्रुप था ये प्ले राइटर थे, पैम्फलेटर थे, और जो कि खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एजुकेशन ली थी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल प्ले राइटर थे, जो ट्रेडिशनल पोइट्स थे, वो किसी भी तरह की एजुकेशन उनके पास नहीं हुआ करती। तो ये वो लोग थे जिन्होंने फुल टाइम अपने मतलब जो ड्रामा को लिखने का एक फुल टाइम जॉब किया था। कि उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो पोएम तो लिखते थे, वो प्ले भी लिखते थे, बट वो एज अ पार्ट टाइम लिखते थे। बट यहाँ से यूनिवर्सिटी विट्स से लोगों ने, जो लोग ग्रुप के मेंबर थे, वो इस वर्क को फुल टाइम करते थे। तो ये जो वो लोग थे जिन्होंने ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से हाई एडवांस डिग्री ले रखी थी, तो ये उन लोगों का ग्रुप था। इसके अलावा उस समय के जो टैलेंट हुआ करता था, जो मतलब जो प्ले, देखो उस समय अधिकतर या तो ड्रामा लिखा जाते थे या फिर पोइट्री लिखी जाती थी। तो ये वो टैलेंटेड लोग थे जो कि लंदन बेस्ड थे, तो लंदन में रहते थे ये लोग, और वहां पर उन्होंने ड्रामा प्ले की, उन्होंने काफी सारे ड्रामा प्ले लिखे। अभी मैं उनके आपका नाम भी बताऊंगा। तो सारे के सारे जो प्ले राइटर थे, जो एक्टर थे, ये यूनिवर्सिटी विट्स में थे। इसके अलावा इनकी जो राइटिंग थी वो सेकुलर बेस्ड थी, यानी ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड नहीं लिखते थे। तो ये दे आर वेरी पॉपुलर इन द टर्म ऑफ देयर सेकुलर राइटिंग ऑल्सो। अब इन यूनिवर्सिटी विट्स के जो लोग थे उस समय, जो इस यहाँ से संबंध रखते हैं, मतलब इस रिलेटेड थे, उन्होंने एक तरह का सेट स्टेज कर दिया उन थिएटर में काम करने वाले लोगों को, जिन्होंने आगे जो है ड्रामा के, उन्होंने काफ़ी अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने रेनेसा समय में, एलिजाबेथन इंग्लैंड के समय में जो समय था, उस समय के जो लोग थे, ड्रामेटिस्ट लोग थे, उनके लिए एक तरह का सेट स्टेज कर दिया थिएटर वर्क के लिए। इसके अलावा ये
वो लोग थे जो कि ड्रामा को एज अ प्रोफेशन लेते थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो अर्निंग थी, फुल टाइम अर्निंग थी, इसने इन्होंने अपने ड्रामा लिख लिख कर और या फिर थिएटर को सेट करने के लिए थिएटर में प्ले को परफॉर्म करके जो है अर्निंग थी वो कमाई थी। तो ये ऑल दिस पीपल हु आर रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी विट्स आर टोटली प्रोफेशनल पीपल एंड ऑल्सो दे ऑल्सो सेट द पार्ट फॉर द विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने इन यूनिवर्सिटी विट्स में जो लोग थे, उनके जो ड्रामा थे, उनसे प्रेरित होकर बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे, साथ में सोनेट्स लिखे विलियम शेक्सपियर ने। और इसके अलावा जो रेनेसा की जो ट्रू स्पिरिट थी इनके लोगों के वर्क में देखने को मिलती है। साथ में इनके जो क्वालिटी ऑफ वर्क था इन लोगों का, यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामेटिस्ट लोगों का, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था, बहुत हाई क्वालिटी का था। इन्होंने डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वर्क इन्होंने प्रेजेंट किया, यानी कुल मिलाकर ड्रामा की जो पूरी की पूरी जो एक तरह से उस वर्क को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और इनके जो प्ले हुआ करते थे क्रोनिकल प्ले थे, और काफ़ी उनके जो वर्क था बहुत ही डाइवर्सिफाइड वर्क था, क्योंकि पहले के जो प्ले राइटर थे या ड्रामेटिस्ट थे वो कि एक पर्टिकुलर एक ही तरह के टेस्ट के लोगों के अकॉर्डिंग जो है काम करते थे और जो उनको आता था। इसके अलावा ये इनकी जो पूरी की पूरी कंप्लीट अर्निंग जो थी प्ले को लिख के हुआ करती थी, जैसा कि मैंने बताया, या फिर थिएटर में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि ये जो प्ले राइटर थे ये खुद भी एक्टर थे। तो यहाँ पर इन्होंने अपने ऑडियंस के टेस्ट को समझते हुए अपने वर्क के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत डेयरिंग डिस्प्ले किए, क्योंकि वो जो लोग थे वो सारे के साथ, मतलब जो मैं जब भी लोग कह रहा हूँ मतलब यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बोल रहा हूँ डेफिनेटली, तो इन्होंने थिएटर से रिलेटेड जो है थिएटर में अपने को कांटेक्ट में रखते हुए काफी जो है वर्क को प्रेजेंट किया। और ये लोग जो थे आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर भी, क्योंकि उस समय पहले के जो लोग थे अपना या तो ड्रामा लिखते थे, इवन थिएटर भी करते थे, वो इंडिपेंडेंट होकर काम करते, बट इन लोगों ने पहली बार अपने वर्क को कोलैबोरेट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर प्ले का प्रोडक्शन किया। ये बहुत एक तरह का यूनिक जो था आइडिया था। इसके अलावा इन लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत सिंपल थी, रोमांटिक काइंड ऑफ पीपल थे ये लोग, और बहुत ही बोहेमियन लाइफ स्टाइल जो थे अपनाते थे, क्योंकि उस समय के पहले के जो लोग थे वो काफी किंग से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो भी एकदम आप कह सकते हो कि एकदम रिच की तरह हुआ करता, बट इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था बहुत सिंपल था। अब हम लोग जो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर को देखते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स में कुछ ऐसे लोग थे जो कैम्ब्रिज से पढ़े थे, कुछ ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, वो कौन कौन थे जरा नाम देख लेते हैं। जिसमें कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग जो थे इनमें से वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, और ये कैम्ब्रिज से पढ़े थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ऑक्सफोर्ड से थे, जैसे जॉन लेले, थॉमस लॉज और जॉर्ज पेली। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ना तो कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी ना ऑक्सफोर्ड से, बट स्टिल दे आर ग्रेजुएट, बट वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से नहीं थे, जैसे थॉमस केड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपके इस लेक्चर के बारे में। और इस लेक्चर को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज लाइक द लेक्चर, शेयर द लेक्चर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इस चैनल। और हमारे कोर्स में इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। इसके अलावा कैंडिडेट्स, हमारा जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है आपके लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट। आज का सेशन यहीं पे फिनिश होता है और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।